नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में, आज की वीडियो में दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट का 43वां वीडियो होगा। और दोस्तों ये आपके लिए दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है एग्जाम के लिए। 50 प्रश्न होने वाला है दोस्तों, जो हमने कल आपको प्रैक्टिस सेट दिया था और आज जो दिया था दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें है और सारे क्वेश्चन जो है मेंस लेवल के हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों देखिए, कल दिवाली है, आप सभी को पता है कि कल क्या है, कल दिवाली है। और दोस्तों एक बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको अपने मन में प्रण लेना चाहिए। आप में से काफ़ी लोगों ने दोस्तों ये प्रण लिया भी होगा कि दोस्तों अगर आप अगली जब दिवाली आए तो आपके घर में आपकी जो नौकरी है उसकी सैलरी का जो है मिठाई आए। दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको दोस्तों जो है लगातार दिवाली में भी दोस्तों हम वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे। हम आपके लिए रुकेंगे नहीं। और आपको करना क्या है दोस्तों, बस 1 महीने का समय आपको और देना है अपनी पढ़ाई के लिए। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है दोस्तों हमें ही होगी। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको भी दोस्तों जो है अपना साथ देना है, हमारा साथ देना है। आपको लगातार जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहना है। आप अपने मन से जो है पढ़ते रहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों उससे पहले एक बात और है कि अगर आपने अब तक अनअकैडमी का कोई भी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपको बीपीएससी के लिए भी और बिहार एसआई के लिए भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत अच्छे दोस्तों बेनिफिट के साथ जो है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बिहार की बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का। अब वहाँ से जाकर जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके कोई भी जो है आप कोर्स जो है ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए 50 में से आपको मैक्सिमम, देखिए कल भी हमने कहा था कि 35 से अधिक आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ये प्रश्न आसान है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आगे कठिन प्रश्न भी मिलेंगे। ये आप में से अधिकतम लोगों को पता होगा कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो आप नाम याद रखिएगा, जो बाइडेन। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। जो बाइडेन ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और कमला हैरिस, इनका भी नाम याद रखिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? कमला हैरिस। और यह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली जो है पहली महिला बनेंगी और ये भारतीय मूल की महिला है। इनका नाम आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके मध्य में स्थित है? तो देखिए आपको क्रम याद होगा सूर्य से दूरी के अनुसार। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ये एक दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में आपको लाइन मिल जाएगी। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, एम से हमारा हो गया मरकरी, वी से हो गया वीनस, ई से अर्थ और एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो आपको यहाँ से सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी किसके मध्य में? तो देखिए पृथ्वी हमारे यहाँ पर है और ये वीनस यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में है। तो शुक्र और मंगल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रम याद रखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। आप ये भी याद रख सकते हैं, मवे एम जे सन, मवे एम जे सन, ये भी आपको ट्रिक याद रख सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा, मवे एम जे सन। तीसरा प्रश्न है, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? देखिए 25 से 28 अनुच्छेद में है जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और जो ये अधिकार है मानववाद के अधीन नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है? देखिए आपको पता होगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, 3 जो है आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 352 क्या कहता है? देखिए 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित क्या है। देखिए हमने भी बताया कि 352, 356, 360। देखिए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी रखा गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन रखा गया है और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल रखा गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल देखिए 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। देखिए यहाँ पर आंतरिक अशांति लिखा होना चाहिए था। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आंतरिक अशांति की स्थिति में जो है लागू नहीं होता है। पहले लागू होता था लेकिन संविधान संशोधन करके जो है इसे बदल दिया गया है। आंतरिक अशांति में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हो सकता, केवल युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत ही प्रश्न है।
देखिए कल हमने एक प्रश्न किया था कि तुजुक-ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो तुजुक-ए बाबरी जो है यह बाबर की आत्मकथा है, यह बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। लेकिन जो हुमायूं नामा, हुमायूं की बायोग्राफी कह लीजिए, ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, जो कि हुमायूं की बहन थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा छठे प्रश्न का। सातवां है कि निम्न में से किसे क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है। देखिए बात यहाँ पर हो रही क्रमबद्ध इतिहास, तो जो सबसे पहला क्रमबद्ध इतिहास का लेखन का प्रयास माना जाता है वो माना जाता है राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी किसने लिखा था, कल्हड़ के द्वारा। देखिए यह संस्कृत में लिखा गया एक काव्य है राजतरंगिणी, और इससे जो है कश्मीर के राजवंशों की जानकारी मिलती है। ये प्रथम ऐसा ग्रंथ जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का जो है प्रयास किया गया था। महाभाष्य की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, आप सभी को पता है चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। और हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा। ये सभी पुस्तक बार बार देखिए पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बिल्कुल सही है। मानस, और देखिए मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये दोनों असम में हैं। पेरियार अभयारण्य केरल में बिल्कुल सही है। सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है। सिमलीपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि सिमलीपाल और चिल्का जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, चिल्का और सिमलीपाल उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे प्रयास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नवा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा सही है। तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है, देखिए इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, सही है। इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये गलत है। इसने मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार किया था, ये सही है। तो 1 और 3 सही हैं, बी जो दूसरा गलत है। कैबिनेट मिशन हमारा जो है इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असुमेलित है। पहला है इसमें 10 करोड़ गरीब परिवार शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। 5 लाख बीमा प्रति परिवार होगा, बिल्कुल सही है। इसमें केवल सरकारी एवं निजी अस्पताल जोड़े जाएंगे, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है इसमें केंद्र शासित राज्यों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न, मार्टिन लूथर किंग द्वारा कहाँ अश्वेतों के अधिकारों हेतु संघर्ष किया गया। तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है अमेरिका में अश्वेतों के अधिकार के लिए जो है संघर्ष किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कौन सा काल भारतीय जनसंख्या का विस्फोट काल कहलाता है। देखिए 2 प्रश्न पूछा जाता है, एक जनसंख्या का विस्फोट और एक जनसंख्या का महाविभाजन काल। क्या है, एक विस्फोट, एक महाविभाजन काल। तो विस्फोट का मतलब कि जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, और विभाजन का मतलब बहुत अधिक कमी आई थी। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। 1961 से 71 के बीच में जो है भारतीय जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, और 1911 से लेकर 1921 के बीच में जो है भारतीय जनसंख्या में बहुत अधिक गिरावट आई थी। इसे महाविभाजन और इसे महाविस्फोट कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो सैनिक प्रशासन से संबंधित थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस याचिका लेख की जो है यानी कि न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट का ये प्रस्तुत किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, कौन लोकसभा की अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। तो लोकसभा की अधिसूचना जारी करने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड जो होता है फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न का सुमेलित नहीं है पहचाना है। गुप्त वंश का संबंध वैष्णव धर्म के संरक्षण से था, सही है। मौर्य बौद्ध धर्म संरक्षण और पल्लव वैष्णव धर्म संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है। देखिए निकाह तो स्थायी विवाह हो गया, मुता जो है ये अस्थायी विवाह कहलाता है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहते हैं। तो सरकार द्वारा जब कोई भी अवरोध या प्रतिबंध हटाए जाते हैं उसे उदारीकरण कहा जाता है, यानी कि लिबरलाइजेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1991 में जो है 1991 में
LPG योजना शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो है वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण जो है 1991 में से शुरू हुआ था। 20वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के किस मैदान में शुरू हुआ था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? देखिए, मैंने कई बार आपको बताया कि यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं। एक, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। उसके बाद बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद आते हैं भारत के गवर्नर जनरल, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है और भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय बना दिया गया और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बनते हैं। दोनों बातें याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नामपंथ के प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर ए मत्स्येंद्रनाथ बिल्कुल सही उत्तर होगा। 23वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव इनमें से कौन थे? देखिए, आपने अध्यक्ष का नाम बार बार याद किया होगा, कई बार याद किया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहले कौन थे? तो बिमल चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। ये सभी आपने पढ़ा होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन कांग्रेस के सचिव का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो कांग्रेस के जो पहले महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल थे वो थे A.O. ह्यूम। देखिए, संस्थापक भी A.O. ह्यूम थे और पहले महासचिव भी जो A.O. ह्यूम ही थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये सभी कुछ प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं। 24वां प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो होता है संचार सेवा के लिए किया जाता है। किसके लिए? संचार सेवा यानी कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं घटित होती हैं। तो मौसम की जो सभी परिघटनाएं घटित होती हैं वो होती है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल में मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। और आयन मंडल जो होता है यहाँ पर जो है अन्य उपग्रह वगैरह जो है छोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, निम्न में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो जो कौमी आवाज पत्र था इसका आरंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में लखनऊ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, सिडबी का संक्षेप का अर्थ क्या है? तो देखिए, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। 28वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी में किस राजवंश के विरुद्ध हुई थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी यह हुआ था बूबोर्न के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है यह मुख्यतः गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपने जो प्लेट का विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें आपने सभी बात पढ़ी होगी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। देखिए, जो धन के निष्कासन का सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, बिल्कुल सही है। भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है अरोड़ा आसफ अली, ये भी सही है। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड मेयो से संबंधित नहीं है। बंगाल के विभाजन से कौन संबंधित है? लॉर्ड कर्जन, जो कि 1905 में हुआ था। 31वां प्रश्न है, अद्वैतवाद नामक विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किसके लिए? तो जो रेड रिबन एक्सप्रेस है ये एड्स हेतु जो है चलता फिरता दृश्य साधन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न आपके मेंस एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। देखिए, इसमें हमें सही से क्रम में व्यवस्थित करना था। हम पहले सबका डेट देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। कम्युनल अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था? 1932 में। देखिए, कम्युनल अवार्ड को जो है
मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। ये जो ब्रिटिशर्स की फूड डालो राज करो नीति का ही एक परिणाम था, आप कह सकते हैं। पूना समझौता 1932 में हुआ था और साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आता है नंबर 4 1928 का साइमन कमीशन, उसके बाद आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन नंबर 1 1931 में जो कि हुआ था। उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है ऑप्शन नंबर 2 कम्युनल अवार्ड 1932 में जो है ये दिया गया था पूना समझौता से पहले। तो पहले आता है 4, उसके बाद हमारा आता है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आ रहा है 33वें प्रश्न का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया? तो जो संविधान सभा हुआ था तो इसमें हैदराबाद के जो है सदस्य ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, चीनी लेखकों द्वारा भारत का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो चीनी लेखकों द्वारा जो भारत का उल्लेख है वो किया गया है यिंतों के नाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है माउंट बेटन ने कहा था। किसने? लॉर्ड माउंट बेटन ने। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पी.एन. भगवती। ऑप्शन नंबर डी पी.एन. भगवती करेक्ट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? तो देखिए अनुकूल व्यापार का मतलब होता है कि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होना। क्या मतलब? आयात कम हो निर्यात अधिक हो, उसे हम अनुकूल व्यापार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, यानी कि हम सामान खरीदें कम बेचें ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, आर्थिक लगान से क्या आशय है? तो देखिए आर्थिक लगान का आशय होता है भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान। ऑप्शन नंबर डी भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान जो है आर्थिक लगान हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी, बाघ और गैंडा के अवशेष प्राप्त हुए हैं लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 42 नंबर प्रश्न, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होने के कितने दिनों के अंदर इसे पारित होना चाहिए? तो राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होने के जो है 14 दिनों के भीतर जो है पारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 14 दिनों के भीतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा लक्षद्वीप है वो हमारा इस साइड में यानी कि अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलपक्कम जो पावर प्लांट है वो तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। जैतापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र सही है। कुडनकुलम आंध्र प्रदेश गलत दिया हुआ है। देखिए कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों जो है तमिलनाडु में ही हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं 44वें प्रश्न का। 45 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के जल समस्या को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इस समस्या को हल करने के लिए इजरायल सरकार से जो है समझौता किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इजरायल सरकार। 47 नंबर प्रश्न है, किस देश ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी प्रोजेक्ट हेतु 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो देखिए जो तीस्ता है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और 1 बिलियन जो है कर्ज देने की घोषणा की है चीन सरकार ने बांग्लादेश को। 47 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा कोरमो जॉब एप्स जो है लॉन्च किया है गूगल ने भारत में। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। 49 नंबर प्रश्न है, एशिया के 2 देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था 26 सितंबर 2020 से, इसमें किस देश ने अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया है? तो टर्की ने जो है अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, काव कांच 2020 सैन्य अभ्यास में भारत किस देश के साथ संघर्ष से हिस्सा लेगा? यानी कि इसमें युद्ध में यानी कि जो युद्ध का अभ्यास होता है युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। तो ये है भारत रूस के साथ हिस्सा लेगा काव कांच 2020 सैन्य अभ्यास में रूस के साथ।
तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 50 प्रश्न डिस्कस किए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए थे। आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम प्रयास करेंगे आपको लगातार वीडियो दिया जाए। देखिए, दिवाली पर आप बिजी रहेंगे पता है, लेकिन दोस्तों हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे और आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास 30 दिन बचा हुआ है और आपका एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को निश्चित तौर पर लिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात अपनी रखना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। हम उस बात पर जो है अवश्य ही विचार करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।